नमस्ते। देश में आतंकवाद की आग तब नहीं भड़कती जब कोई आतंकी सीमा पार से AK-47 लेकर घुसता है। यह आग तब भड़कती है जब कोई भारतीय नागरिक, भारतीय होने का नाम लेने वाला, हिंदुस्तान की हवा में सांस लेने वाला उन आतंकियों का रास्ता साफ करता है, उन्हें घर देता है, फोन देता है, पैसे देता है और फिर मासूम चेहरा बनाकर कहता है, मुझे नहीं पता ये लोग कौन थे। हर हमले में असली खतरा वो हाथ नहीं होता जो ट्रिगर दबाता है। असली खतरा होता है वो हाथ जो पीछे खड़ा उसे ट्रिगर पकड़ने की हिम्मत देता है। और यही हाथ आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। आतंकियों के मददगार वो अंदरूनी जड़ें जो किसी भी हमले से पहले हिंदुस्तान की सुरक्षा में छेद करती है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, केरल से लेकर राजस्थान तक और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य में यह नेटवर्क पिछले एक दशक में इतना मजबूत हो चुका है कि अब ये हर हमले का पहला डोर ओपनर बन चुके हैं। NIA की 2024-25 की रिपोर्ट कहती है कि देश में इस समय 400 से ज़्यादा ऐसे भारतीय नागरिक सक्रिय रूप से आतंकी मॉड्यूल को मदद दे रहे हैं। इनमें से 60% लोग पहले कभी किसी केस में नहीं पकड़े गए। न अपराध का इतिहास, न कोई शक, लेकिन काम सबसे खतरनाक। और सवाल यह नहीं है कि ये कौन है, सवाल यह है कि इन पर कार्रवाई कब होगी और क्या भारत ऐसे लोगों के खिलाफ उतनी ही सख्त नीति बना पाएगा जितनी इजराइल अपने अंदरूनी गद्दारों के खिलाफ अपनाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यह लड़ाई जमीन पर ही नहीं, दिमागों में भी लड़ी जा रही है। और दुश्मन के हाथ में बंदूक से ज़्यादा खतरनाक हथियार है, ब्रेन वॉश और फंडिंग का डिजिटल नेटवर्क। देश की खुफिया एजेंसियों ने पिछले 5 वर्षों में जिस सबसे खतरनाक नेटवर्क को पकड़ा है वह हथियारों का नहीं बल्कि मददगारों का नेटवर्क है। पाकिस्तान के चमचों और भारत की खाने वाले गद्दारों का नेटवर्क है। 2024-25 की रिपोर्ट यह कहती है कि देश में ऐसे 400 से ज़्यादा लोग सक्रिय हैं जो किसी न किसी स्वरूप में आतंकियों को सहूलियत देते हैं। यह लोग सीधे गोली नहीं चलाते, लेकिन गोली चलाने वाले को सही समय पर सही जगह पहुंचाना इन्होंने ही सुनिश्चित किया होता है। और यह काम इतनी खामोशी से होता है कि किसी को भनक भी नहीं लगती। यही तो इनकी ताकत है। ये साइलेंट किलर है, दिमाग के टुकड़े टुकड़े करने वाले, पूरा तंत्र भीतर से खोखला करने वाले। हर हमले की जड़ में एक परिचित चेहरा होता है। किसी शहर में रहने वाला मजदूर, किसी कस्बे का दुकानदार, किसी मोहल्ले का मैकेनिक, कोई कॉलेज का छात्र, कोई NGO का कार्यकर्ता, डॉक्टर, मास्टर या कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति। ये वो लोग हैं जो समाज में सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनके मोबाइल फोन में एक दूसरी दुनिया रहती है। उस दुनिया में पाकिस्तान की ISI के नंबर सेव होते हैं। उस दुनिया में दोहा, इस्तांबुल और कराची से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन आते हैं। और उसी दुनिया में हर नए हमले का ब्लूप्रिंट भी मिलता है। आज की सबसे खतरनाक चीज बंदूक नहीं बल्कि टेलीग्राम है। जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने भारत में सोशल मीडिया को हथियार बनाया है, वह किसी साइबर युग की चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक आतंकी फैक्ट्री की तरह है। NIA की चार्जशीट बताती है कि पिछले 2 वर्षों में 40% से ज़्यादा मददगार सोशल मीडिया पर ही कट्टरपंथी बने। न उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत थी, न किसी की मीटिंग की। बस फोन में भेजे गए वीडियो, भाषण, जन्नत के झूठे किस्से और सादत के नाम पर परोसी गई जहरीली विचारधारा, इतने से काम पूरा हो गया। कट्टरपंथी संगठनों का तरीका बदल चुका है। पहले आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, अब भारत में ही क्रिएट कर दिए जाते हैं। पहले फंडिंग हवालों से आती थी, अब क्रिप्टो वॉलेट में पहुंचती है। पहले मददगार कुछ गिने चुने लोग होते थे, अब हर राज्य में इनके छोटे छोटे मॉड्यूल हैं जो अपने हिस्से का छोटा सा काम करते हैं और फिर आम जिंदगी में खो जाते हैं। इन सब का जोड़ मिलकर एक आतंकवादी हमले का ढांचा बनता है। इसलिए जब कोई हमला होता है हमें दिखता है सिर्फ 1 या 2 आतंकवादी, लेकिन पर्दे के पीछे 10 से 15 मददगार होते हैं जिनके बिना हमला असंभव था। कश्मीर के बाहरी नेटवर्क जिस डरावनी गति से बढ़ा है उसने खुफिया एजेंसियों को हिला दिया है।
दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एनआई की छापेमारी में सेफ हाउस का ऐसा जाल सामने आया कि हैरानी हुई कि आखिर यह कब और कैसे पनप गया। सिर्फ एनसीआर में ही 60 से ज़्यादा सेफ हाउसेज का पता चला, जिनमें आतंक को छिपाया जाता था, बैठकों की व्यवस्था होती थी, हथियार असेंबल किए जाते थे और रेसी की जानकारी पहुंचाई जाती थी। इन घरों में रहने वाले परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते थे, लेकिन उनकी छतों, कमरों और मोबाइल फोन में आतंकवाद की पूरी फाइलें भरी होती थी। हर सेफ हाउस किसी न किसी भारतीय नागरिक का होता है और यही बात सबसे दर्दनाक है। किसी मकान मालिक ने अनजान मेहमान को कमरा दे दिया, किसी पड़ोसी ने संदिग्ध गतिविधियों को नजरअंदाज किया, किसी रिश्तेदार ने कहा 2 दिन रुक जाओ और उसी 2 दिन में किसी शहर का नक्शा बदलने की योजना तैयार हो गई। सवाल यह नहीं है कि आतंकवादी कहां से आते हैं, सवाल यह है कि वे यहां पर टिक कैसे जाते हैं। इसका जवाब एक शब्द में है, फैसिलिटेटर्स। इनके बिना आतंकवाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। कई राज्यों में जिस तरह से मदरसा नेटवर्क में संदिग्ध फंडिंग का खेल चला, वह भी देश के सामने एक करारा तमाचा है। 2018 से 2024 के बीच तुर्की, कतर, यूएई और पाकिस्तान से आए 1200 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए की फंडिंग सीधे कट्टरपंथ बढ़ाने में इस्तेमाल हुई। यह सरकार की अपनी रिपोर्ट में दर्ज है। कई मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का इस्तेमाल मैसेज कैरियर्स के रूप में किया गया। कई जगहों पर उन्हें बताया ही नहीं गया कि वे किसका संदेश लेकर जा रहे हैं। यह खेल गंदा है और खतरनाक भी। और भी खतरनाक है राजनीति का हस्तक्षेप। कई राज्यों में वोट बैंक के नाम पर मददगारों को राजनीतिक संरक्षण मिला। यह वह अध्याय है जिसे पढ़ते हुए गुस्सा आता है, क्योंकि यह धर्म, वोट और सत्ता के लिए राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया। आतंकवाद के मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की फाइलें महीनों तक अटकती रही ताकि कोई नाराज न हो जाए। यही वो चुप्पी है जो किसी भी देश को खत्म कर सकती है। पीएफआई के बैन के बाद जो भूत नेटवर्क बचा है, वह आज भी दक्षिण भारत के कई इलाकों में लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है। यह लोग अब संगठन के नाम से काम नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे समूह में बंटकर काम करते हैं ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। इनके पास पैसे की कमी नहीं, फंडिंग का रास्ता बंद नहीं और सोशल मीडिया पर सामग्री की भरमार है। इसी सामग्री से भारत के अंदर लगातार नए मददगार पैदा हो रहे हैं। कट्टरपंथ एक बीमारी है, एक बार लग गई तो दिमाग को अंदर से सड़ा देती है और जब दिमाग सड़ जाए तो इंसान किसी देश का वफादार नहीं रहता। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल भी इस नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में बढ़ रहा है। कई शहरों में इन्हें सेफ हाउस में तैनात किया गया, कई जगह इनमें से कुछ को रेसिस में इस्तेमाल किया गया, वोटर लिस्ट में नाम तक शामिल करा दी गई। यह खतरा नहीं बल्कि टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और अब आती है सबसे खतरनाक बात, कानून की कमजोरी। भारत में किसी आतंकी को शेल्टर देना आज भी मर्डर जैसा अपराध नहीं माना जाता। यह बात सुनकर हैरानी होती है, लेकिन सच यही है। इजराइल में आतंकवादी और उसके मददगार दोनों को समान सजा मिलती है। अमेरिका, फ्रांस और रूस में भी यही कानून है, लेकिन भारत में मददगार को कम दोषी माना जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि बिना मददगार के आतंकवादी 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकता। यह कानूनी ढील आतंकवाद का पहला ऑक्सीजन सिलेंडर है और जब तक यह सिलेंडर नहीं टूटेगा, आतंकवाद का धंधा बंद नहीं होगा। भारत को अब उसी मॉडल की जरूरत है जो इजराइल इस्तेमाल करता है, जहां आतंकी का रास्ता बनाने वाले को उसी दिन उसी तरीके से सजा मिलती है जैसा असली आतंकी को मिलती है। आतंकवाद सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सिस्टम का अपराध है और सिस्टम में सबसे पहला हिस्सा होता है मददगार, जो घर देता है, पैसा देता है, रास्ता देता है और बच निकलने का प्लान देता है। लेकिन सच यह है कि इस देश का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो वही पुराना सातिर खिलाड़ी है जो बरसों से वही चाले चल रहा है। हमारा असली दुश्मन वह है जो हमारे बीच बैठा है, वही जो सुबह भारत माता की जय बोलता है और रात को किसी टेलीग्राम चैट में काम के लिए तैयार हो जाता है, वही जो हिंदुस्तान की हवा में सांस लेता है और उसी हवा को जहर से भरने की साजिश करता है। इन मददगारों पर कार्रवाई महज एक जरूरी कदम नहीं है, यह राष्ट्र की सुरक्षा का पहला अध्याय है। इन पर एक भी दिन की देरी देश को महीनों पीछे धकेल देती है।
इन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि वैचारिक युद्ध की जरूरत है, कानूनी उथल पुथल की जरूरत है और सबसे जरूरी है जीरो टॉलरेंस की नीति, क्योंकि मददगार सिर्फ एक नागरिक नहीं, वो आतंकी का हाथ है और जब हाथ ही काट दिया जाए तो हथियार किसी काम का नहीं रहता। अगर भारत ने अब कार्रवाई नहीं की तो वह दिन दूर नहीं जब किसी हमले में पकड़ा गया आतंकी विदेशी नहीं भारतीय निकलेगा और यही वह दिन है जिसे रोकना हमारे लिए इतिहास का कर्ज है। यही वह लड़ाई है जिसे जीतना हमारे लिए भविष्य की जिम्मेदारी है। मददगारों पर कार्रवाई सिर्फ कानून नहीं, राष्ट्र धर्म है और इस राष्ट्र धर्म को अब निभाना ही होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।